नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। जब शीत युद्ध खत्म हुआ और लगा कि दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर अमेरिका का राज चलेगा, तो क्या सच में ऐसा हुआ या पर्दे के पीछे कुछ और भी ताकतें सिर उठा रही थी? चलिए इसी कहानी को आज समझते हैं। तो देखिए 1990 का दशक शुरू होते ही सोवियत संघ बिखर गया। दो महाशक्तियों की दुनिया अचानक से एक ध्रुवीय हो गई और इस ध्रुव का केंद्र था अमेरिका। उस वक्त सबके मन में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या? क्या दुनिया पर हमेशा अमेरिका का ही दबदबा रहेगा? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक नया अध्याय था। जी हाँ, एक तरफ अमेरिकी प्रभुत्व बढ़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग कोनों में नए शक्ति केंद्र भी आकार ले रहे थे। ये वो ताकतें थीं जो आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा खेल बदलने वाली थीं। तो आज के इस सफर में हम इन्हीं नए शक्ति केंद्रों को जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये नई शक्तियां कैसे उभरी। फिर हम यूरोप चलेंगे और यूरोपीय संघ की कहानी देखेंगे। उसके बाद एशिया में आसियान के अनोखे मॉडल को समझेंगे। और हाँ, चीन के उस असाधारण उदय की बात तो करनी ही होगी जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर में एशिया के कुछ और दिग्गजों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सोवियत संघ के खत्म होने से दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटी तो दुनिया के राजनीति में एक खालीपन सा आ गया और इसी खालीपन को भरने के लिए कुछ नए दावेदार मैदान में उतरने लगे। ये वो देश और संगठन थे जिनमें अमेरिकी ताकत को सीमित करने की क्षमता थी। इन नए दावेदारों में तीन नाम सबसे आगे थे। पहला, यूरोप में यूरोपीय संघ, जो अपनी पुरानी दुश्मनियों को भुलाकर एक हो रहा था। दूसरा, एशिया में आसियान, जो लड़ाई झगड़े से दूर सहयोग के रास्ते पर चल रहा था। और तीसरा और शायद सबसे अहम, चीन का जबरदस्त आर्थिक उभार। चलिए सबसे पहले यूरोप चलते हैं और यूरोपीय संघ की कहानी देखते हैं। ये कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध में एक दूसरे को तबाह करने वाले देश अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती और सहयोग के रास्ते पर चले और एक आर्थिक महाशक्ति बन गए। ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जाती हैं 1948 की मार्शल योजना में। अमेरिका ने तबाह हो चुके यूरोप को आर्थिक मदद दी। इसी नींव पर 1957 में बनी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका मकसद था आपस में व्यापार बढ़ाना। और फिर 1992 में यूरोपीय संघ यानी ईयू की स्थापना हुई, जिसने सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि राजनीति को भी जोड़ा और आगे चलकर अपनी एक साझा मुद्रा यूरो भी बना ली। और कमाल की बात देखिए, धीरे धीरे यूरोपीय संघ ने एक देश जैसी पहचान बना ली। इसका अपना झंडा है जिसमें 12 सुनहरे सितारे एकता का प्रतीक है। इसका अपना गान है, अपनी मुद्रा है, अपना स्थापना दिवस है। यहाँ तक कि शेंगेन संधि के जरिए सदस्य देशों के बीच आना जाना इतना आसान कर दिया गया है जैसे आप एक ही देश के अलग अलग शहरों में घूम रहे हों। अब जरा इसकी आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाइए। 2024 में ईयू की कुल जीडीपी 19 खरब डॉलर से भी ज्यादा होने का अनुमान था। ये आंकड़ा अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बनाता है। और ये देखिए, दुनिया के व्यापार में ईयू की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के दबदबे के लिए एक सीधी चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यूरोपीय संघ की अपनी कुछ मुश्किलें भी हैं, जैसे इसका अपना कोई एक संविधान नहीं बन पाया। हर सदस्य देश की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे से अलग होती है। और तो और डेनमार्क और स्वीडन जैसे कुछ सदस्य देशों ने तो आज तक यूरो को अपनी मुद्रा के तौर पर नहीं अपनाया है। तो ये तो हुई यूरोप की बात। अब अपना रुख करते हैं एशिया की तरफ और सत्ता के एक दूसरे केंद्र आसियान को देखते हैं। ये सहयोग का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही अनोखा मॉडल है। आसियान की कहानी थोड़ी अलग है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इस इलाके के ज्यादातर देश यूरोपीय या जापानी उपनिवेशवाद का शिकार थे। आज़ादी के बाद इन देशों को गरीबी और कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में 1967 में 5 देशों ने मिलकर आसियान की नींव रखी। आज ये 10 देशों का एक मजबूत संगठन है। आसियान की सबसे खास और अनोखी चीज है आसियान शैली। ये ईयू की तरह नियम कानून थोपने वाला संगठन नहीं है, बल्कि ये अनौपचारिक बातचीत और सहयोग पर जोर देता है। यहाँ टकराव से बचा जाता है और हर देश की संप्रभुता यानी
उसके अपने फैसले लेने के अधिकार का पूरा सम्मान किया जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2003 में आसियान ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए, जिन्हें इसके 3 स्तंभ कहा जाता है। पहला, सुरक्षा समुदाय, ताकि सदस्य देशों में सैन्य टकराव न हो। दूसरा, आर्थिक समुदाय, ताकि एक साझा बाजार बन सके। और तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ताकि लोगों के बीच मेलजोल बढ़े। अब आते हैं उस देश पर जिसके उभार ने पूरी दुनिया की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। ये कहानी है कि कैसे एक बंद दरवाजे वाली अर्थव्यवस्था दुनिया की फैक्ट्री और एक ग्लोबल पावर बन गई। देखिए, 1949 की क्रांति के बाद माओ के ज़माने में चीन एक बंद अर्थव्यवस्था था। उसने खुद को दुनिया से लगभग अलग थलग कर लिया था। लेकिन फिर 1978 में एक बड़ा मोड़ आया। नेता देंग शियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति का ऐलान किया और विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी के लिए देश के दरवाजे खोल दिए। ये एक गेम चेंजिंग फैसला था। और चीन ने ये बदलाव बहुत समझदारी से किया। उसने रूस की तरह शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, मतलब एकदम से सब कुछ नहीं बदल दिया, बल्कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोला। पहले खेती में सुधार किए, फिर उद्योगों में, और आखिरकार 2001 में वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया। इस धीमी और सदी हुई चाल का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज ये माना जाता है कि 2040 तक चीन आर्थिक ताकत के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव होगा। अगर हम भारत के साथ चीन के रिश्तों को देखें तो आर्थिक तौर पर ये बहुत गहरे हुए हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1992 में दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 33 करोड़ डॉलर के आसपास था, जो 2017 तक बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया। ये दिखाता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ गई हैं। लेकिन बढ़ती आर्थिक साझेदारी के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव के मुद्दे भी कम नहीं हैं। सीमा विवाद आज भी एक बड़ी चुनौती है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की मदद और भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के बढ़ते सैन्य संबंध भी तनाव का कारण बनते हैं। अच्छा, चीन के अलावा भी एशिया में 2 और ऐसी आर्थिक शक्तियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हैं जापान और दक्षिण कोरिया। जापान तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोनी, होंडा और टोयोटा जैसे इसके ब्रांड्स को कौन नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ है दक्षिण कोरिया। ये भी दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसे इसके ब्रांड्स आज पूरी दुनिया में छाए में हैं। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। 21वीं सदी में दुनिया की शक्ति का संतुलन कौन तय करेगा? क्या अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखेगा या चीन उसे पीछे छोड़ देगा? या फिर यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां किसी एक देश का नहीं बल्कि कई शक्तियों का बोलबाला होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।